हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने ये यहाँ तक किया था नेशनलिज्म। अभी मैं आपको नेशनलिज्म के फर्दर टाइप्स पढ़ने के लिए भी कहूँगी। जैसे प्राइमोर्डियलिज्म होता है, और प्राइमोर्डियलिज्म आइडेंटिटी किस चीज़ पे निर्भर करती है। ये हमसे भी पहले हैं और ब्लड लाइन को ये रिस्पेक्ट करती है। नेशनलिज्म एक टाइप का नेशनलिज्म, दो तीन टाइप के नेशनलिज्म एक नेशनलिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे कि एक ही जगह पे एथनिक और कल्चर और प्राइम मॉडल आपको इकट्ठा मिल सकता है। तो ये जस्ट मैंने आपको स्लाइड इसलिए दे दी है ताकि जब भी आप नेशनलिज्म करके एक कोई टाइटल पढ़ते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म इज वेरी वेरी वास्ट, तो उसको मैंने एक हेड्स में डिफाइन कर दिया है। जैसे एथनिक नेशनलिज्म एथनिसिटी के ऊपर निर्भर करती है। कल्चर, लोगों का एक कल्चर है, वो लोग अपने आप को एक नेशन कह सकते हैं। लिबरल नेशनलिज्म जो ज़्यादातर न्यू फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है। लिबरल स्टेट ज़्यादातर पोस्ट कॉलोनियलिज्म और लिबरल नेशनलिज्म ज़्यादातर इनके जो स्टेट्स होते हैं वो सेम से ही हो जाएंगे। और जैसे लिबरल नेशनलिज्म रूसों से कैसे इम्पैक्टेड है, जनरल विल को ये रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे एक कोई देश हो गया, यूएस हो गया, वो लोग कोई कल्चर एथनिसिटी को इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट हाँ, जो कोई आता है हमसे वो लॉयल होने का प्रॉमिस करता है, प्लस दे अबाइड बाय आवर लॉज, तो उन लोगों को हम हमारे नेशन का एक पार्ट बना सकते हैं। तो इस तरह की चीजें लिबरल नेशनलिज्म है। कंजर्वेटिव नेशनलिज्म वो उसका एकदम उल्टा हो जाएगा। जो जैसे जापानीज है, जापानीज की जापानीज आइडेंटिटी वगैरह, इस हिसाब से आप कंजर्वेटिव नेशनलिज्म भी कह सकते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म वही हैं जो जैसे इंडिया आ जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पहले कॉलोनीज थी। कॉलोनियल टाइम में ही ये नेशनलिज्म काफी ज्यादा प्रमोट हुआ, इन लोगों ने यूनाइट किया, फिर दे फॉट अगेंस्ट कॉलोनियल पास, तो ये पोस्ट कॉलोनियल हो गया। और शोविनिस्टिक, जैसे हिटलर नेजी वाला, एक्सपेंशनिस्ट भी हिटलर नेजी वाला जापान का, काफी हैं। फिर इधर ही आप नेशन स्टेट वाला टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। ओके, अभी मैं वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू पे आती हूँ। मैं आज वर्ल्ड वॉर वन के माइक्रो टॉपिक्स बताती हूँ, और वर्ल्ड वॉर वन और टू के बीच में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए। और वर्ल्ड वॉर वन और टू के बीच में ही एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हुआ था। तो ये दोनों वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटे छोटे इसके बीच में जितनी भी ट्रीटीज हुई थी, जो टाइमलाइन थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से फंसेंगे। तो इससे पहले तो हम लोगों ने ये आइडियोलॉजीज की थी, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको धीरे धीरे उनकी डिफरेंट डिफरेंट जितने मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे थे वो मैंने बताए। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू से हम काफ़ी चीज़ें निकालेंगे। यहाँ से हम इंटरनेशनल रिलेशन भी निकाल रहे हैं, और यहीं से जो इवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक थिंकिंग में चेंज आ रहा है। जैसे मर्केंटलिज्म था इससे पहले, कॉलोनीज कैसे बन रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इस हिसाब से। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉलोनीज की फाइट के लिए भी एक रीजन है। बहुत बहुत से रीजन है, बहुत से रीजन है। तो ये वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जितना धीरे धीरे और आराम से पढ़ोगे, उतना आपको इन फर्दर आगे हमारे प्लान में जाने के बाद लिंकिंग आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। वर्ल्ड वॉर वन और टू तो आप अपनी मटेरियल से भी कीजिए जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, और प्लस इसकी कुछ वीडियोस भी देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। क्योंकि जैसे देखो, एक बड़ा कोई नेशन है, पहले आप लोग यूनिफिकेशन कर रहे थे, अब डिसइंटीग्रेशन होएगी, क्या क्या मतलब छोटे छोटे प्लान थे। और इसमें आपको मैप बहुत ध्यान से करना है। मतलब आप इस वाला चैप्टर करते करते यूरोप का मैप तो स्पेशली आपको बहुत अच्छे से याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन कर दीजिए। फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई तो हमेशा होती होती रहती थी। इनके बीच में जो एरिया था, जैसे रखैन, तो जर्मनी के पास था। ये एल्सेंस एंड लॉरेन जो था, ये फ्रांस से जर्मनी ने ले लिया था। फ्रैंको जर्मन वॉर पहले, फर्स्ट 1870-71 अराउंड। तो इसकी आप टाइमलाइन भी एकदम ध्यान से रखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रही हूँ मैं। वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाती है लाइक 1914, एंड वो चलती है 4 साल, 5 साल, 6 साल। 1920 में इनकी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जैसे 1990
आप उसका एंड मान सकते हो। बट हाँ, एक वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर तभी एंड होती है जब उसकी कोई ट्रीटी और एग्रीमेंट साइन होते हैं। जब तक नहीं होते तब तक आप ऑफिशियली उस वर्ल्ड वॉर को या वॉर को एंड नहीं समझ सकते। जैसे कोरियन वॉर है, कोरियन वॉर 1953 में हुआ था, बट उसका अभी तक अच्छे से एक वो जैसे एग्रीमेंट्स हैं, बट उसमें भी अभी डाउट्स है कि साउथ कोरिया ने तो उसे साइन नहीं किया, साउथ कोरिया के बिहाफ में उसे किसी और ने साइन किया। लेजिटिमेसी वाला प्रॉब्लम है। ये वाला जो ये वाला मैं बता रही हूँ कोरियन वॉर, ये मैं आपको आगे फर्दर टॉपिक्स में और दूंगी। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए कि भाई वॉर खत्म तभी मानी जाती है जब उसकी कोई ट्रीटी साइन हो। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन के बैकग्राउंड के लिए फिर ये सारी चीजें आप धीरे धीरे कीजिए। और बहुत से मतलब इस टाइम यूरोप में काफी कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब जैसे आप एक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आप अपने दिमाग में एक टाइमलाइन पक्का से बना के रखिए। जैसे स्टार्टिंग में अपने क्रूसेड्स वगैरह की टाइमलाइन थी, तो इस टाइम विद इन यूरोप भी बहुत ज्यादा ट्रबल थी। और वहाँ के यूरोप के जितने भी देश थे वो ज्यादातर कॉलोनियल पावर बन रहे थे। अमेरिका में अफ्रीका में जाके कॉलोनी बना रहे हैं, एशिया में जा जाके कॉलोनी बना रहे हैं। और वहीं पे जस्ट ये मेडिटेरियन सी के नीचे ही मोरक्को, टुनीशिया, यहाँ पे, यहाँ इथोपिया, यहाँ तक कि इनके स्ट्रगल्स चल रहे हैं। और जेरूसलम वाला तो बहुत पहले से ही इनका इशू चल रहा था। इसराइल पैलेस्टीन का इशू भी यहाँ पे आया। तो काफी ज्यादा वाइड है। ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट डाउन कर लिए हैं, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। कोई भी बुक से फॉलो करो आप अपना सिलेबस, या फिर कोई आप वीडियो सीरीज अच्छी वाली कोई फॉलो कर रहे हैं तो करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज लेंस गिवन बाय मी टू यू, जिससे आप एटलीस्ट ये देख लें कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके सामने जब भी आए तो ये लेंस के थ्रू वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी। तो जैसे ही आपने ये चीज़ें लिख ली, तो जब आप पढ़ रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, तो आपका ध्यान एकदम से और ज़्यादा आएगा इन्हीं टॉपिक्स पे, क्योंकि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कहूंगी इम्पोर्टेंट है। जैसे सर्बिया में भी नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म इस टाइम पे बहुत राइज पे था। ये मेरा देश, ये तुम्हारा देश, तुम मुझ पे क्यों कब्जा कर रहे हो, मैं ये मेरा एरिया है, ये मेरा लिविंग स्पेस है। काफी काफी सारे टर्म्स थे, इसलिए मैंने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले ही आपको आइडियोलॉजीज करा दी हैं। तो नेशनलिज्म उसमें आपका कवर हो गया। और डिटेल में नेशनलिज्म को कवर करने के लिए ये स्लाइड भी मैंने आपको दे दी है। आपके ऊपर है, आप इसको भले ही दो दो तीन तीन लाइन में करें, या भले ही विकिपीडिया का पहला पहला पेज देख के इसको बंद कर दें। बस एक मतलब समझ आ जाना चाहिए था जिससे आपकी चीजें लिंक हो। ओके 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 ओके। और हाँ, ये वाली स्लाइड के टॉपिक्स पढ़ने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि हिटलर किसके नीचे आप डालोगे और मुसोलिनी किसके नीचे आप डालोगे। ये वाली स्लाइड करने के बाद आप वो मैच करना। और नीचे कमेंट सेक्शन में भले ही एक दिन दो दिन के बाद आप आके लिखिए कि मुसोलिनी कौन से फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म में आप डाल रहे हैं, और हिटलर कौन से फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म में आप डाल रहे हैं। और हो सकता है तो एक एक थिंकर का नाम दीजिए इनके लिए। जैसे अर्नेस्ट हो गया। और बाकी मैं मतलब ज्यादा बताना नहीं चाहती, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग खुद ब खुद कितने एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं। जैसे मैंने बता दिया, लिबरल नेशनलिज्म में मैंने रूसो का एक थिंकर का नाम बताया है। और क्वेश्चन है मुसोलिनी, मजीनी, मजीनी किसके नीचे आएगा, मुसोलिनी किसके नीचे आएगा, हिटलर किसके नीचे आएगा। आप प्लीज कमेंट में अगर आपने पढ़ लिया है तो आप टाइप करें, ताकि मेरा आप पे ध्यान ज्यादा पड़े और मुझे पता चले कि सीरियस स्टूडेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वाले टॉपिक्स भी आप नोट डाउन कर चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ। सर्बियन नेशनलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके सर्बिया के क्राइसिस वगैरह काफी आप पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का किस हिसाब से इन्फ्लुएंस था, बल्कन जो एरिया है वहाँ पे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो बल्कन वॉर्स आप कीजिएगा। ठीक है। और बसोनिया, सर्बिया, ये वाले एरिया बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे मोरक्को वाला जो एरिया था, जो जैसे मेडिटेरियन के जस्ट नीचे ही पड़ता है, वो यूरोप के काफी क्लोज हो जाता है। तो वहाँ के मोरक्को के सुल्तान को जब प्रॉब्लम आई, तो फ्रेंच ने स्टेप इन किया, तो उसके लिए एगाडिर क्राइसिस हो गया। तो ये वाला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
बाल्कन वॉर्स अच्छे से कीजिएगा एंड हो सके तो मैप सामने रख के उसको बार बार पढ़िएगा। बाल्कन वॉर्स काफी इंपॉर्टेंट है। बाल्कन वॉर्स के अंदर आप नेशनलिज्म वाला एंगल भी देखिएगा। और ये आर्च ड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड जो ये थे, ये एक मतलब उत्तराधिकारी थे आगे जाके उसके ऑस्ट्रिया के। और ये लोग ये अपनी बीवी के साथ आए थे सर्बिया देखने। तो सर्बियन क्राइसिस जब आप पढ़ेंगे ना, इसके अराउंड 100 साल बाद ये वाला इंसिडेंट हुआ था। तो ये आपका एक बैकग्राउंड है। तो सर्बियन क्राइसिस के बाद सर्बिया लोगों में कितनी ज्यादा नेशनलिज्म की स्पिरिट बढ़ रही थी। और जैसे सर्बिया को किसने टेक ओवर किया था, तो उन लोगों ने आज फ्रैंक फर्डिनेंड को क्यों मारा। तो ये वाली कुछ एरिया टॉपिक्स हैं जो आप बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन में प्रिपेयर कीजिए। अलायंसेस, सारे अलायंसेस आप कीजिएगा जैसे भी आपके सामने आए, जैसे डुअल अलायंस, ट्रिपल अलायंस और एम्परर, लीग ऑफ थ्री एम्परर्स, ये अलायंसेस में आप कीजिएगा। और रिश्योरेंस ट्रीटी जो हुई थी बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के काफी, जिसमें पहले की स्लाइड्स में भी हमने कहा था कि बिस्मार्क को बहुत बार वल्लभ भाई पटेल को हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इंडियन बिस्मार्क भी कहते हैं। तो ये जो रिश्योरेंस ट्रीटी हुई थी बिस्मार्क और रशिया के बीच में, रशिया यानी कि जार उनके बीच में हुई थी कि वो लोग अपनी सिक्योरिटी चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी जर्मनी का फ्रांस के साथ तो झगड़ा रहता ही था। तो ये अपने दोनों फ्रंट्स में वॉर नहीं चाहते थे। तो एक रिश्योरेंस ट्रीटी जो बिस्मार्क ने की थी वो काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एंटेट, जैसे ये ट्रिपल अलायंस था, ये इनका ये तीन कंट्रीज का, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। और तो वैसे ही ट्रिपल एंटेड था, रशिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। इस वाली चीज को ही मतलब बिस्मार्क अवॉइड करना चाहते थे, तभी उन्होंने रिश्योरेंस ट्रीटी की थी। बट वो खैर इतनी सक्सेसफुल हो नहीं पाई थी, बट ही वॉज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट। तो बिस्मार्क साहब को आप काफी चीजों के लिए याद रखिए। तो रिश्योरेंस ट्रीटी भी आप बिस्मार्क के नीचे कीजिएगा। तो ये वाले टॉपिक्स आपने कर लिए, ये एक बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन है। तो इन ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, तो आपको रीजंस अच्छे से पता चलेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन होने के रीजंस क्या क्या थे। रीजंस, फिर रीजंस के बाद इम्पैक्ट्स, और इसी को टोटल वॉर कहते हैं। टोटल वॉर नाम की बुक है, ये टर्म है, ये किस किसने दिया इसको, आगे जाके किन्होंने एम्प्लीफाई किया। तो ये एक टर्म है टोटल वॉर। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर को टोटल वॉर कैसे कहते हैं, ये टर्म ये वर्ल्ड वॉर के वन के दौरान ही आई थी। तो टोटल वॉर ये किन्होंने टर्म इन्वेंट की थी वो भी आप देखिए। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वर्ल्ड वॉर वन को एंड करने के लिए हुआ था। और मतलब उसमें आप सिर्फ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस नहीं है, बहुत सारी ट्रीटियां हैं, धीरे धीरे अलग अलग ट्रीटियां हैं, बट ट्रीटी ऑफ वर्सलिस विल बी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप ये तो मैं प्रिडिक्ट भी कर सकती हूँ कि शायद ये एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस उसमें डाल सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। फिर यूएस का इस वर्ल्ड वॉर वन में टुवर्ड्स द एंड ज्वाइनिंग हुई थी, और उसका क्या रोल था, और वुडरो विल्सन का क्या रोल था। वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट, इधर से ही ना इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत होती है, जैसे शिकागो स्कूल से आप कह लीजिए शुरुआत होगी। और 14 पॉइंट, कौन कौन से 14 पॉइंट्स थे, क्योंकि वो लोगों को एक ऐसा मतलब लीग ऑफ नेशन टाइप की एक बॉडी देना चाहते थे, जिससे एटलीस्ट लोगों को जगह मिले, वो एक दे गेट अ टेबल टू सिट एंड टॉक। ठीक है, तो 14 पॉइंट प्रोग्राम, 14 पॉइंट्स, ये पूरे के पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडरो विल्सन 14 पॉइंट। अब आईआर में ये चीज बहुत बहुत अपने को इम्पोर्टेंट करनी समझनी पड़ेगी, और ये वर्ल्ड वॉर में भी आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट भी हो गया, आईआर का पार्ट भी हो गया, बहुत सारे एरियाज ओवरलैप हो रहे हैं। तो प्लीज मार्क इट विथ 3 स्टार्स, यूएस और वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट। दूसरी जो छोटी मोटी ट्रीटीज थी, जिसमें ट्रीटी ऑफ ट्रियानन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है।
ये जब आप ट्रीटीज करेंगे ना तो आप ये नोट कीजिएगा कि इसमें किस देश का कितना घाटा हो रहा है, उसको कितना देना पड़ रहा है, उसको क्या क्या एरियाज अपने सबड्यू करने पड़ रहे हैं, सीड करने पड़ रहे हैं। तो आप ये जब भी ट्रीटीज पढ़ें तो ये नोट कीजिएगा कि इससे इस ट्रीटी से किसको कितनी डिससेटिस्फेक्शन थी, क्योंकि जब आप ये डिससेटिस्फेक्शन पढ़ेंगे ना आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जैसे हमने बैकग्राउंड में हमने वर्ल्ड वॉर वन का बैकग्राउंड बनाया था, ऐसे ही ये जो है ना ये वर्ल्ड वॉर टू का बैकग्राउंड बनाएंगी। तो ये वाली चीजें आप अच्छे से कीजिएगा, ट्रीटी ऑफ ट्रिनन एंड ट्रीटी ऑफ न्यूएलिटी और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ऑफ कोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑटोमन एम्पायर का भी बहुत ज़्यादा इसमें एक रोल है, और ऑटोमन एम्पायर के साथ भी जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सवर्स, ये बहुत इस ट्रीटी को द ट्रीटी भी बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, और इसी के साथ ही जब ये वाली ट्रीटी आप पढ़ेंगे ना तो इसी के साथ ही ट्रीटी ऑफ लुसेन पढ़िएगा जी, काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। और ये चीज आपको नोट करते रहना है कि किस किस एरिया को कितना कितना किस किस देश को दिया गया था। और ये द ट्रीटी जो कि ट्रीटी ऑफ सर्व्स है, इसमें जैसे इंडिपेंडेंस हो गई थी सऊदी अरेबिया की, सूडान, लीबिया, ये सब ऐसी चीजें। और डार्डनल स्ट्रेट्स कहाँ पड़ता है, टर्की का एग्जैक्टली, ऑटोमन मतलब टर्की, टर्की की भी पूरी लोकेशन देखिएगा, मैप बार बार रेफर करते जाइएगा। और फिर जब ये सारी ट्रीटीज वगैरह लग रही थी तो जो देश जिन्होंने अभी जस्ट वॉर फाइट की थी, और एकदम से ही आप उन पे इतना ज्यादा बर्डन कर देते हो, और आप उनके रिसोर्स रिच रीजन्स उनसे छीन लेते हो, प्लस उन पे उतना ज्यादा टैक्स टैक्स क्या उनसे वो ले लेते हैं, भरपाई, वॉर की भरपाई, की हमारा इतना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई आप करोगे, हाइपर इन्फ्लेशन का पीरियड आ जाता है। तो ये वाली जो चीजें हैं यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री से हमारी इकोनॉमिक्स भी लिंक होगी। तो ये वाला हाइपर इन्फ्लेशन वाला पीरियड है, जब मैं इकोनॉमिक्स की स्लाइड बनाऊंगी तो ये वाली टाइमलाइन के थ्रू ही मैं बना के आपको दिखाऊंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री बेस है, हम स्टार्ट करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, लीग ऑफ नेशन जैसे बनती हैं, और लीग ऑफ नेशन से पहले पहले ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ की जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, आईएलओ वगैरह, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये लीग ऑफ नेशंस में भी इंडिया भी एक पार्ट था। वो कैसे पूरा वेल इक्विप हो रहा था यहाँ पे आईएलओ में, इन सब जगह पे। तो लीग ऑफ नेशंस प्लस पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस उस टाइम पे जो जो थे, और उसके साथ साथ जो बन रहे थे, लीग ऑफ नेशंस की कहाँ क्या रोल था, वो लोगों को कैसे उनकी बीच की डिससेटिस्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए लीग ऑफ नेशंस था, इसकी अचीवमेंट्स देख लीजिएगा, इसके फेलियर्स देख लीजिएगा। फेलियर्स में भी मैंने ये मैच किया है, जैसे फ्यूम्स हो गया, इथोपिया हो गया, इथोपिया में फ्रांच वाला हो गया, फ्यूम्स एक आइलैंड था। तो ये सब चीज़ें आप करते रहिए और नोट कर लीजिए। तो अगर आपकी ये चीज़ें नोट रहेंगी तो आप अच्छे से इसको फिर से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे फ्यूम्स जो था, जो कि यूगोस्लेविया को दे दिया गया था ट्रीटी की वजह से, द ट्रीटी की वजह से, द ट्रीटी वही जो अभी मैंने आपको करवाई थी। और 1920 में जो पोलैंड था उसने विल्ना ऑक्युपाई कर लिया था। इथोपिया में जो भी क्राइसिस चल रहे थे, ज़्यादातर उसको एबेसिन क्राइसिस भी बोल देते हैं, जिसमें इटली का भी रोल था। ये सब चीज़ें आप कर लीजिएगा प्लीज़। मंचूरियन क्राइसिस, जिसे जापान था, जापान कंट्रोल में नहीं आ रहा था लीग ऑफ नेशंस के, और एक लीग ऑफ नेशंस के फेलियर होने के रीजंस भी यही थे कि बहुत से देश थे जो वॉकआउट कर जाते थे, उनको लगता था कि हमारा भी फायदा नहीं है, तो वो लोग वॉकआउट कर जाते थे। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे उनको बाइंड कर पाए। और हालांकि यूएस और यूएसएसआर उस टाइम के एक वो थे, वर्ल्ड वॉर वन के विनर स्टेट्स थे, बट उसके बावजूद भी उन लोगों ने लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं किया। तो एक कोई स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं था इनके पीछे, एक बैकिंग नहीं थी, प्लस इनके पास इन्फोर्समेंट नहीं थी, बट फिर भी कुछ इसके अचीवमेंट्स थे और कुछ इसके फेलियर्स थे। तो वो आप दोनों लीग ऑफ नेशंस अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसको अवॉइड ना कीजिए। मैं अभी ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं करने वाली हूँ, मैं वर्ल्ड वॉर टू से पहले आपको जो जो एरिया अच्छे से कवर करने हैं वो भी बता देती हूँ।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ILO वगैरह विद टाइमलाइन आप बनाइए। और अभी तक जितने इवेंट्स हुए थे उसकी एक टाइमलाइन बना के रखिए। यूरोप का मैप बार बार रिवाइज कीजिए। और इधर ही यूएसएसआर में, जब क्योंकि यूएसएसआर ने भी तो वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो वॉर कम्युनिज्म इसी पीरियड में आप पढ़ लीजिए। और NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ यूएसएसआर, वो वॉर पीरियड में उसने किस हिसाब के इकोनॉमिक चेंजेस किए थे यूएसएसआर के विद लीडर्स, किस लीडर ने क्या क्या चेंज किया था, वो चीज़ भी आप अच्छे से रखिए। और ऑस्ट्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया। पोलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और म्यूनिच पैक्ट, यस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टॉपिक से पहले पहले प्लीज़ आप ये वाले टॉपिक कर लीजिए। थैंक यू।